गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चे कैसे हो? उम्मीद है आप अपने अभिभावकों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद है आपने अपना गर्मी की छुट्टियों का जो काम दिया गया था थोड़ा बहुत, वो भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो बच्चों, जो परियोजना कार्य दिया था, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। परियोजना कार्य यदि अभी तक किसी बच्चे ने पूरा नहीं किया है तो उसको अवश्य ही पूरा कर लें, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको जो 20 मार्क्स मिलते हैं स्कूल असेसमेंट के, वो आपको दिए जाएंगे। और जो प्रश्नोत्तर आपको असाइनमेंट के रूप में दिए गए थे वो भी आप अवश्य ही कंप्लीट करें, क्योंकि जितना सिलेबस हम अब तक कर चुके थे उन्हीं पाठों के आधार पर आपको वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो दिए गए थे और आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लें। अब हम बात करते हैं जितना पाठ्यक्रम हमारा अब तक पूरा हो चुका है उसके बारे में। तो देखिए बच्चे, जो हमारा काव्य खंड है उस काव्य खंड में से हमने जो पूरा कर लिया है वो है सूरदास जी, तुलसीदास जी, और 3 और 4 जो है देव और जयशंकर प्रसाद, ये हमारे पाठ्यक्रम में हैं। लेकिन इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे, ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ये सिर्फ अपने ज्ञानवर्धन के लिए हैं, ये हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें से सूरदास, तुलसीदास ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड में से हमने अब तक जो कंप्लीट किया है वो है पाठ 10 स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, पाठ 11 रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत यशपाल लखनवी अंदाज, ये हमने यहाँ तक पाठ 10, 11, 12 ये यहाँ तक हमने पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कृतिका। कृतिका में हमने पहला और दूसरा दोनों ही पाठ हमने पूरे कर लिए, माता कांचल और जॉर्ज पंचम की नाक। अच्छा, ग्रामर में हिंदी व्याकरण में जो हमने पूरा किया है वो क्या क्या है बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और वाच्य, ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब जितना सिलेबस हमारा रहता है मैं आपको वो बता देती हूँ। गद्य खंड में से हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और पद्य खंड में से जो पोएम 5 है, जो 5वीं कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये अब हम करेंगे। हमारा ग्रामर का रहता है रस और पद परिचय, अपठित गद्यांश, पद्यांश और निबंध पत्र लेखन, ये जितना भी है ये अब हम करेंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसकी जो पहली कविता है उत्साह, आज हम वो पूरी करेंगे और कल हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पहले जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि रहे हैं। छायावाद की अगर हम इनको स्तंभ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। छायावाद के 4 स्तंभ हैं हमारे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, ये हमारे 4 छायावाद के स्तंभ रहे हैं। अब उन 4 स्तंभों में से एक है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब सूर्यकांत त्रिपाठी एक छायावादी कवि रहे हैं। और छायावादी कवि का तात्पर्य क्या होता है? छायावादी कवि का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको नहीं पता होगा। छायावादी कवि का मतलब होता है बच्चों जो प्रकृति के बारे में जाने, प्रकृति के बारे में रचनाएं करे और प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में संकेत दे, तो इनको हम कहते हैं छायावादी कवि। तो छायावादी कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ बंगाल के महिषादल में सन 1899 में। वे मूलतः गढ़ाकोला यानी कि उत्तर प्रदेश में है गढ़ाकोला, वहाँ के निवासी थे। और निराला जी की जो औपचारिक शिक्षा थी वो 9वीं तक ही थी और वो महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय होता है अपने आप अध्ययन करना। अब देखिए बच्चों, पहले कि आज की तरह पहले बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे, इसीलिए बहुत सारे लोग स्वाध्याय ही करते थे, अपने आप ही अध्ययन कर लेते थे। तो उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला है।
निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने, यानी कि अपनों के असामयिक क्या होता है, बिना समय, अपनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, यानी कि साहित्य की रचनाएं उन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने गहरी ख्याति या अविस्मरणीय, जो कभी न भूली जाने वाली हो, वो ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। अब निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण जो साहित्य है वो प्रकाशित है। अब निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। और उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित। शोषित यानी कि जिसका शोषण होता हो, उपेक्षित जो संसार द्वारा उपेक्षा किया गया हो, उपेक्षित किया गया हो, पीड़ित जो दुखी हो, और प्रताड़ित जिसको प्रताड़ना दी गई हो। ये सभी लोगों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। अब जो इन्होंने उत्साह कविता में कहा है, उत्साह कविता, उत्साह जो एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत क्या होता है बच्चों? आह्वान यानी कि किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, ये एक आह्वान गीत है। बादलों को संबोधित करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं, और बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय रहा है। एक नहीं अनेक कविताएं इन्होंने बादल विषय पर लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और सामाजिक क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए अब ये उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी ने जो कहना चाहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्साह कविता, अब नाम से ही बच्चों देखिए, उत्साह कविता अपने नाम से ही अपनी परिभाषा बताती है कि इसमें क्या है। उत्साह के बारे में ही बताया गया। किसके उत्साह के बारे में? मनुष्य के उत्साह के बारे में। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। अब सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उत्साह कविता से लिया गया है। अब इस काव्यांश में या इस पूरी कविता में ही कवि ने कहना चाहा है, बच्चों ये कविता उस समय की है जब हमारा देश प्रतंत्र था यानी कि अंग्रेज़ों का गुलाम था, और उस समय में लोग बहुत निराश हो चुके थे, बहुत हताश हो चुके थे। और ऐसी हताशा भरी जो स्थिति थी लोगों की, तो ऐसे में अब कहते हैं ना, जो योद्धा होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कवि होते हैं उनका भी अहम योगदान होता है। जो लेखक होते हैं उनका भी अहम योगदान होता है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम एक कलम कर सकती है। तो हमारे कवियों ने ऐसे समय में अपने देश को जागृत करने के लिए, उनकी सोई हुई अवस्था से उनको जगाने के लिए या उनमें एक जोश भरने के लिए अपनी नई नई कविताएं लिखी और उन कविताओं के माध्यम से ही लोगों को जागृत किया। अब यहाँ पर जो है कवि बादल को भी एक कवि का रूप देता है और उनको गरजने के लिए कहता है, उनको लोगों को जागृत करने के लिए कहता है, नई क्रांति भरने के लिए कहता है, उनको सचेत करने के लिए कहता है। तब कवि कहता है बादलों को, बादल गरजो, हे बादलो तुम गरजो। सिर्फ रिमझिम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तुमने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में घोर गर्जना करनी है ताकि जो लोग सुसुप्त अवस्था में हैं, सोई हुई अवस्था में हैं, वो जागृत हो जाएं, इनके अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत हो जाएं। इसका संकेत ये है। घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। अब धारा धार मीन भी क्या होते हैं? बादल होते हैं। घेर घेर घोर गगन, अब पूरे आसमान को घेर कर, पूरे आसमान को या आकाश को घेर कर, हे बादलो तुम पूरे आकाश को घेर लो,
ललित ललित काले घुंघराले, ललित मीन होता बहुत सुंदर या कोमल, काले घुंघराले। अब बादलों के स्वरूप के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि हे बादलों, तुम्हारा स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर है, कोमल है, और ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पनाएं जो कि अनगढ़ होती हैं, बच्चों की कल्पनाएं असीम होती हैं, ऐसे ही तुम्हारा रूप भी बहुत सुंदर है, तुम बालक की कल्पनाओं के समान हो। जिस तरह बालक के जो काले काले बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप है, और बच्चों की कल्पनाओं के समान तुम अनंत हो। और हे बादलों, तुम पूरे आसमान को अपनी गर्जना से घेर लो और चारों तरफ तुम छा जाओ। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब बादलों को कवि ने यहाँ पर कवि भी कहा है। विद्युत छवि उर्मे, अब तुम्हारे हृदय में, अब बादल का हृदय कहाँ होता है, ये एक मानवीकरण किया गया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और हे कवि, तुम नया जीवन देने वाले हो, नवजीवन देने वाले हो, और तुम्हारे हृदय में एक बिजली के समान एक कौंध भरी हुई है। हे बादलों, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान एक कौंध है, और तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है, यानी कि वज्र के समान तुम कठोर भी हो, और तुम नई कविता करने वाले भी हो। हे बादलों, तुम गरजो और सोए हुए लोगों को तुम जागृत कर दो, यानी कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं उनको तुम जगाओ, उनको तुम बताओ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जो लोग परेशान हैं, हताश हैं, और अपने जीवन से वो मायूस होकर बैठ गए हैं, उनको तुम अपनी गर्जना से उनमें जोश भर दो और उनमें एक नया जीवन प्रदान करो। क्योंकि ये दोहरी कविता है बच्चों। जब बरसात होती है तो नए अंकुर फूटते हैं, नया अंकुर फूटता है तो वो नवजीवन है, और जो पुराना अंकुर, पहले जो अंकुर होता है वो गलता है, अब अंकुर गलने के बाद ही उसमें से नया अंकुर फूटता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुम सोई हुई अवस्था में से जागृत हो जाओ, तुम उठो, आगे बढ़ो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाद के सकल जन। अब विकल मीन क्या होता है, बेचैन थे, उन्मन मायूस थे, और विश्व के निगाद के सकल जन, अब संसार के सभी लोग। निदाग में होता है गर्मी, गर्मी के कारण अब बेचैन थे लोग, अनमने थे, और चारों तरफ गर्मी का महीना था तो गर्मी तो पड़ ही रही थी, और गर्मी से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बेचैन थे, विकल थे। और संसार के सभी लोग, विश्व के निगाद के सकल जन, विश्व के यानी कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, अनमने थे। ऐसे में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, न जाने ऐसे में कौन सी दिशा से कोई बादल आए, और तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो। तपती हुई धरा को, यानी कि गर्मी से जलती हुई इस धरा को, इस पृथ्वी को तुम बरस कर और शीतल कर दो, और गरज कर तुम लोगों को जागृत कर दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो। तो बच्चों, हमने ये पढ़ी है उत्साह कविता। अब उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने लोगों में उत्साह भरना चाहा है, लोगों को जागृत करना चाहा है, अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने सचेत किया है लोगों को। और यहाँ पर बादल कवि का एक प्रिय उनका प्रिय रहा है बादल, इसीलिए उन्होंने बादल के माध्यम से लोगों को यहाँ पर जागृत किया है। अब यहाँ पर निगाद अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों का प्रतीक है। कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती हुई धरा को बरस कर उसको शीतल कर दें, और तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है तपती हुई धरती। अब इसका सांकेतिक अर्थ है दुख से पीड़ित लोग। अब दुख से पीड़ित लोगों को कौन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है? लोग जो हैं आपस में जब तक एकजुट नहीं होंगे, और जब तक उनमें एक जागृति नहीं आएगी, उनमें एक क्रांति नहीं आएगी, तब तक वो किसी से जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर उनको जागृत किया है कि तुम जो इस सुसुप्त अवस्था में हो उसमें से आप उठो, जागो, यानी कि जागृत हो जाओ, क्रांति की भावना मन में लेकर और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाओ और जीत जाओ।
तो बच्चों हमने ये पढ़ी है आज ये उत्साह कविता। अब आप इस उत्साह कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके व्याख्या को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट कविता अट नहीं रही है। तब तक के लिए थैंक यू।